अगर आप एक जर्नैल से लड़ रहे हैं ना, आपकी लड़ाई अगर आसिम मुनीर से है और आसिम मुनीर के साथ आपकी लड़ाई आप जीत जाते हैं और आपको लगता है वो गया लड़ाई खत्म, तो फिर आप लड़ाई लड़ना आज ही छोड़ दें। आपकी लड़ाई आसिम मुनीर से नहीं है, आपकी लड़ाई एक सोच से। ये हम में से हैं, हम इनमें से नहीं है। हम इनका फैसला करेंगे, ये हमारा फैसला नहीं करेंगे, ये कर ही नहीं सकते। इनकी औकात ही नहीं है, इनकी समझ ही नहीं है। पब्लिक फैसला करे। आपको इस्तेस्ना नहीं चाहिए, साहब को चाहिए। क्यों चाहिए भाई? मैं बताता हूं क्यों चाहिए। ये आपको मैं बताता हूं क्यों चाहिए। जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आए, 4 कत्लेआम हो चुके हैं। 4। हर साल एक बड़ा कत्लेआम होता है। 2025 में 2 मरतबा हुआ। तो इम्यूनिटी, अब आपको समझ आ रही होगी कि इम्यूनिटी क्यों चाहिए। इम्यूनिटी क्यों चाहिए? क्या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने इम्यूनिटी मांगी थी? खुलफाए राशिदीन में से किसी के पास कोई इस्तिस्ना नहीं थी। इस्तिस्ना क्यों चाहिए? डर किस बात का है? डर इस बात का है कि जो आप सबके अंदर कंफ्यूजन है वो दूर होगी, अब होनी चाहिए। आप इस बात पे कंफ्यूजन है कब ठीक होगा, सब कुछ होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि 78 साल से तो हम यही देख रहे हैं। ये डर आपको बता रहा है कि ये ठीक होगा और होने वाला है। उन्होंने कहा था कि इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जगह पे अपना बंदा लाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया। और अब आइंदा के लिए रास्ते बंद किए जाए, आइंदा के लिए रास्ते रोके जाए, तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद आपके आइन में किसी तरमीम की नहीं, अब इस आइन को तदफीन की जरूरत है। आप इसे दफन कर देना। लेकिन क्या ये ऐसे ही रहेगा? सवाल ये है ना। मैं बताता हूं आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो। आज जनरल बाजवा बाहर निकल के सड़क पे नहीं आ सकता। नदी बच्चों की शक्ल देखने के लिए तरस गए हम किधर गया। इनके साथ क्या मुख्तलिफ होगा? कोई मुख्तलिफ काम नहीं होगा। जब आप, और ये बहुत से लोग कहते हैं इसका नाम लो, उसका नाम लो, उसका नाम लो, ये लटर पटर में सारे। मामला एक सोच का है। अगर आप एक जर्नैल से लड़ रहे हैं ना, आपकी लड़ाई अगर आसिम मुनीर से है और आसिम मुनीर के साथ आपकी लड़ाई आप जीत जाते हैं और आपको लगता है वो गया लड़ाई खत्म, तो फिर आप लड़ाई लड़ना आज ही छोड़ दें। आपकी लड़ाई आसिम मुनीर से नहीं है, आपकी लड़ाई एक सोच से, और आप अपने नजरिए के जरिए से उस सोच को शिकस्त दे सकते हैं। अपने बच्चों को फौज में भर्ती किया, इनकी क्या औकात है कि ये हमारे सामने खड़े। जिस दिन इनके घर वालों ने इनकी ट्यूनिंग की ना, ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे सारे, और ये होगा। ये हम में से हैं, हम इनमें से नहीं है। हम इनका फैसला करेंगे, ये हमारा फैसला नहीं करेंगे, ये कर ही नहीं सकते। इनकी औकात ही नहीं है, इनकी समझ ही नहीं है। पब्लिक फैसला करे, आवाम का इज्तिमाई शऊर फैसला करे। आप लोग यहां कितने लोग बैठे हुए हैं? आप में से किसी को इस्तिस्ना चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? 2-3 किस्म के जवाब आ रहे हैं। हमने कुछ किया ही नहीं, हमें डर नहीं लगता, इस किस्म के जवाब है। हाँ, चोर नहीं है, गद्दार नहीं है और बुज़दिल नहीं है। आपको इस्तिस्ना नहीं चाहिए, साहब को चाहिए। क्यों चाहिए भाई? मैं बताता हूं क्यों चाहिए। ये आपको मैं बताता हूं क्यों चाहिए। पाकिस्तान में जब कोई कत्लेआम होता था ना, तो काफी अरसे के बाद होता था और उसकी गूंज भी काफी अरसे तक सुनाई देती थी। अगर आप देखें परवेज मुशर्रफ के दौर में, एक दो ज़िया-उल-हक साहब के दौर के अंदर जो है वो एक बर्बरियत थी, लेकिन वो गुजर गया। उसके बाद जो बड़ा कत्लेआम हमने देखा वो एक परवेज मुशर्रफ के दौर में 2 मरतबा हुआ। एक कराची में बोगरा को कत्ल किया गया बहुत बड़े पैमाने पर, और एक कत्लेआम जो रियासती ताकत के साथ हुआ वो हमने मॉडल टाउन साले का भी देखा। ये मुशर्रफ के बाद देखा। लाल मस्जिद को मैं इसमें शामिल नहीं करता कि उसकी वजूहात और वो सिनेरियो बिल्कुल अलग था, लेकिन रियासत का ताकत के बलबूते पे अपने शहरियों को कुचलने का वाकया मुशर्रफ के 8 साल दौर में एक है।
बड़ा वाकया। कराची में रियासत ने अपनी ताकत इस्तेमाल की, मुशर्रफ ने मुक्का लहराया और लाशें गिर गई। मॉडल टाउन में रियासत ने अपनी ताकत इस्तेमाल की, लाशें गिरा, हामला खातून के मुंह पे गोलियां मारी, एक कत्लेआम हुआ, उसका मुकदमा भी हुआ। गुज़िश्ता 3 सालों में 4 कत्लेआम हो चुके हैं, जो काम पूरी एक दहाई में एक मरतबा होता था। यानी परवेज मुशर्रफ के पूरे दौर में इस किस्म का रियासती कत्लेआम एक वाकया है। इसी तरह उससे पहले एक वाकया है। फिर ये 2010 से लेकर 2020 तक एक सानिया मॉडल टाउन का एक बड़ा वाकया है, जहां पे कत्लेआम किया गया इंसानों का। और अब क्या हुआ, 3 वाकया, 4 हो चुके हैं। एक वाकया मई में 2023 में इंसानों का कत्लेआम हुआ, दर्जनों लोग मारे गए। दूसरा वाकया 26 नवंबर 2023 में कत्लेआम हुआ, 2024 में कत्लेआम हुआ, 2025 में कश्मीर में और मुरीद के, ये 2 कत्लेआम और थे। जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आए, 4 कत्लेआम हो चुके हैं, 4। हर साल एक बड़ा कत्लेआम होता है। 2025 में 2 मरतबा हुआ। तो इम्यूनिटी, अब आपको समझ आ रही होगी कि इम्यूनिटी क्यों चाहिए, इम्यूनिटी क्यों चाहिए। क्या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने इम्यूनिटी मांगी थी? उन्होंने कहा तो ये चादर दूसरी का जवाब मांगते हो तो मैं दे देता हूं। क्या हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने हजारों मील फतह की, जहां तक घोड़े भागते थे वहां तक जीत जाते थे, 1 इंच जमीन इनसे पता नहीं हुई अभी तक। कश्मीर आजाद करवाना था, मेरा दादा भी फौत हो गया, नाना भी फौत हो गया, मेरी हालत क्या होगी, कश्मीर अभी तक आजाद नहीं हुआ। तो हजारों मील फतह किए थे, इम्यूनिटी नहीं। कोई इस्तिस्ना नहीं था, कोई इस्तिस्ना नहीं था। खुलफाए राशिदीन में से किसी के पास कोई इस्तिस्ना नहीं थी। इस्तिस्ना क्यों चाहिए? डर किस बात का है? डर इस बात का है कि जो आप सबके अंदर कंफ्यूजन है वो दूर होगी, अब होनी चाहिए। आप इस बात पे कंफ्यूजन है कब ठीक होगा, सब कुछ होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि 78 साल से तो हम यही देख रहे हैं। ये डर आपको बता रहा है कि ये ठीक होगा और होने वाला है। आदमी गर्म कपड़े खरीदता है जब सर्दी आने वाली है। जब आपको पता है कि सर्दी नहीं आनी तो आप गर्म कपड़े नहीं लेंगे। तो सर्दी आने वाली, मौसम बदलने वाला, हालात बदलने वाले, आपको नजर आए पाकिस्तानी अपना हक लेंगे, ये अपना हक छीन लेंगे। पाकिस्तानियों को ये बार बार ये चूरन बेचते हैं कि ये कौम नहीं है। ये आपने भी सुना होगा कि कौम नहीं हजूम है जी। उन्होंने तो तुम किधर से आए हो? तो तुम्हें अब बांग्लादेश से लेके आए हैं या नेपाल से उतर के आए हो? फिर पाकिस्तानी कौम नहीं है, पाकिस्तानी कौम तैयार नहीं है, तुम तैयार हो? हमने देखी है सबकी तैयारी। ये कौम है, पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को साबित किया कि ये बहुत बड़ी कौम है। ये मैं आपको शर्तियां देता हूं। ये चीजें कितनी ज्यादा काम मिली है आपके मुल्क में, यहाँ पे ये जहां रहते हैं, यहां डेनमार्क में 100% लोग पढ़े लिखे हैं ना। यहां की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान छीन के सबके वोटों को इधर उधर कर दो, फिर बताओ ये लोग भी वो नहीं कर पाएंगे। मैं लिख कर देता हूं, सारे पढ़े लिखे हैं ना, सारे पढ़े लिखे। मैं गारंटी करता हूं ये लोग नहीं कर पाएंगे। आप इनसे इनका बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लें और इन सारों को आप कहेंगे जाओ भी जाके वोट कर। और घर के अगर 8 वोट है तो सबके अलग अलग जगह पे बना, जो यहां रहता है उसका 7 वाले कस्बे में बनाओ, दूसरे का उधर, तीसरे का उधर, दूर दूर को 20-20, 22-22 मील दूर भेजो। और फिर उसके बाद मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद कर दो। और फिर जो बाहर निकले उसको डराओ दीजिए, जुतियां भी पड़ेंगी, थाने में भी बंद करेंगे। फिर आप मुझे बताएं ये लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे? तो आप तो इनसे बहुत बेहतर है। तो बात को समझें,
साजिश हो गई। तो आप लोग तो इनसे बहुत बेहतर है। आप लोग इनसे इसलिए बेहतर हैं कि आपने वो करके दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो पाकिस्तानियों के लिए हम सबको ताली बजानी चाहिए। शानदार काम किया पाकिस्तान। अब फर्क कहां पे पड़ता है? फर्क पड़ता है एस्टेब्लिशमेंट का। हर मुल्क में होती है। लोग हमारे बेहतर है, सिस्टम इनका बेहतर है। लोग हमारे ज्यादा कमिटेड है, निजाम और एस्टेब्लिशमेंट इनकी ज्यादा बेहतर है। ये अपने लोगों को मौका देते हैं, हम अपने लोगों का मौका छीनते हैं। ये फर्क है। और ये सारा कुछ हम मुल्की मफाद में नहीं करते। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे कभी ऐसा लगता था कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो फैसले करती है, गो कि उसमें उनका जाती मफाद जरूर होता है, लेकिन वो मुल्की मफाद को आगे रखते हैं। ये सारे एपिसोड में मुझे एक बात समझ आई कि मुल्की मफाद पीछे होता है, अपना जाती मफाद आगे होता है। मैं किसी को गद्दार नहीं कह रहा, जरूरत भी नहीं है कहने की। ये तो तारीख साबित करेगी ना कि कौन क्या था, किसने क्या किया था। और कहने से फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा कि तारीख ने आपको क्या लिखा और कैसे याद रखा। ह्यूमन राइट्स के मामला जब भी आपने बिगाड़ने होते हैं ना किसी कंट्री में, तो जो पहला काम आपने करना है वो आपने वहां के मीडिया को दबाना है, क्योंकि मीडिया उसके ऊपर आवाज उठाए। यहीं से झगड़े की इब्तिदा हुई मेरे लिए, अरशद शरीफ के लिए, साबिर शाकिर के लिए, मोइन पीरजादा के लिए और बेशुमार और आवाजें उनके लिए, सिद्दीक जान है और बहुत सारे लोग। यहीं से फटना शुरू हुआ। उन्हें लगा कि ये पाकिस्तान की वो आवाजें हैं जिनको हम अपने हक में मोड़ सकते हैं। बहुत सारी मुड़ गई। आज आप बहुत सारी ऐसी शक्लें देखते हैं जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के सहूलतकार थे। बड़े शब्द और मत के साथ वो ये कहा करते थे कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, बढ़ चढ़ के बातें बताते थे। और अब उन्होंने अपना मौके तब्दील किया पब्लिक का मूड देखने के बाद। लेकिन हम वेलकम करते हैं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। जब तक कोई ठीक बात करेगा, बात देखेंगे, शक्ल नहीं देखेंगे, आदमी देखेंगे। आदमी नहीं देखेंगे, खबर देखेंगे। हम ये देखेंगे कि एक्चुअली ये बेचता क्या है, ये बात क्या करता है। तो जो सही बात करेगा उसकी बात की तारीफ होगी, जो नहीं करेगा उसकी बात की तारीफ नहीं होगी। तो अरशद शरीफ के साथ प्रॉब्लम यह हुआ कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला कि हम रजीम चेंज करने जा रहे हैं, आप इसमें हमारा साथ है। इन्होंने तो किया इनकार, मेरे साथ राब्ता किया, मैंने भी इनकार किया। मैंने तो इनको यह समझाया कि ये आपके गले पड़ जाएगी मुसीबत और आपकी जान नहीं छूटेगी। मैंने तो ये भी समझाया कि इस पंगे में आप ना पड़े, पॉलिटिकल लोगों को डिसाइड करने दें। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। इलेक्शन आएगा, लोगों को इमरान खान पसंद होगा, ठीक है, नहीं होगा, लोग फैसला करेंगे। इन्होंने अपनी ताकत के जोर में जबरदस्ती एक रिजीम चेंज कर दी और उसके लिए अमेरिका में भी जाके माहौल बना लिया, लॉबिंग भी करवा ली, वहां से एक साइफर भी मंगवा लिया ताकि बाकी सारे ऑफिसर को भी कंट्रोल किया जा सके। पूरे निजाम को कंट्रोल करने के लिए कोई तो डॉक्यूमेंट चाहिए था ना। तो इमरान खान साहब एक सवाल किया करते थे, आपको याद होगा, वो अक्सर एक सवाल करते थे कि साइफर आया किसके लिए था। कभी आपने सोचा इसके बारे में? तो सबसे पहले मीडिया को दबाया जाता है, उसके बाद जितनी भी वो आवाजें जो उठ सकती हैं उन सबको पकड़ा जाता है। इस ऑपरेशन में आपको याद होगा सबसे पहले जो एक्टिविस्ट थे उनको उठाया गया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनको उठाया गया, उनके घर वालों को उठाया गया। पाकिस्तान में आज ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं। आज सिर्फ ये देखा जाता है कि हमारा मफाद क्या है, हमने इसको हासिल कैसे करना है। अभी मैं आते हुए खबर पढ़ रहा था, हमारे दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो गया।
27वीं आईनी तरमीम को उन्होंने करार दे दिया कि वो आईनी नहीं है जिसके तहत हमने हलफ उठाया था, खत्म हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह इन्होंने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था। 26वीं आईनी तरमीम पास की, फजल रहमान साहब ने धोखा दिया, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जगह पे अपना बंदा लाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया। और अब आइंदा के लिए रास्ते बंद किए जाए, आइंदा के लिए रास्ते रोके जाए, तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद आपके आइन में किसी तरमीम की नहीं, अब इस आइन को तदफीन की जरूरत है। आप इसे दफन कर देना। लेकिन क्या ये ऐसे ही रहेगा? सवाल ये है ना। मैं बताता हूं आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, या ये सारा मसला ऐसे क्यों हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि वो पाकिस्तान से बाहर आ गए और उन्होंने देख लिया कि जिसको ये लोग डेमोक्रेसी कहते हैं वो एक्चुअली होती क्या है।